तो आप सभी स्टूडेंट का सीटेट की क्लास में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का है और मॉक टेस्ट होगा और डेली आपका ये मॉक टेस्ट चलेगा जिसमें आपके टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। कितना टॉप 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए आपकी जुलाई नज़दीक है, आपको डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है। और ये जो आपका CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये आपके NCERT बेस पर आपका आधारित होगा। और सर्वाधिक आपके देखिए इससे सर्वाधिक जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक मैंने लिया है और पिछले साल पर आधारित था। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। आपके कम समय में हम टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए प्रीवियस ईयर आपके सोल्ड पेपर हैं। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी कि विकास केवल आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। देखिए विकास केवल आपके आनुवांशिकता से प्रभावित होता है, यह कथन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपकी कंटिन्यू चलती रहती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन और परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। विकास आनुवांशिकता की बात करें तो साथ साथ पर्यावरण से भी प्रभावित होता है। विकास के दो आपके आधार होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी आनुवंशिकता होती है, दूसरा आपका पर्यावरण होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। ऑप्शन है जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा अर्जन के संदर्भ में सबसे संवेदनशील जो चरण है आपका वह प्रारंभिक बाल्यावस्था है। बाल अवस्था में अगर बात करें तो बालकों को भाषा विकास तीव्र गति से आपकी होती है, शब्द भंडारण में वृद्धि हो जाती है और वाक्य रचना जो आपकी होती है, वाक्य रचना भी उनकी प्रगति पर आपकी चलती है। बाल अवस्था की बात करें तो आपका 6 से 12 वर्ष की आयु को मानव वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मध्य बचपना आपका कहा है। यह बच्चों को बहुमुखी विकास के दौरान होने वाली भाषा के सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि इस जीवन काल के दौरान बच्चे शब्द भंडार की वृद्धि के साथ साथ वाक्यों के विन्यास को समझने की क्षमता को विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए दूसरे का बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तीसरा कह रहा है डैश डैश और डैश डैश बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक कारक क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपका हो जाएगा स्कूल और इसमें आपका हो जाएगा धर्म। स्कूल और धर्म बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक कारक हैं। और देखिए जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। बालक का समाजीकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल और भाषा आदि महत्वपूर्ण कारक हैं। समाजीकरण में कुछ सक्रिय कारक ऐसे हैं जैसे कुछ निष्क्रिय कारक होते हैं। समाजीकरण के प्रमुख कारक में आपके परिवार और सदस्य, रिश्तेदार और बच्चे ही लालन पालन आपके किए जाते हैं। चौथा देखिए क्या कह रहा है, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। तो देखिए बच्चे जो आपका संरक्षण कर पाते हैं वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार बच्चे अपनी संरक्षण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास की परिभाषा की बात करें तो देखिए इनके अनुसार बालकों के वास्तविकता के संदर्भ में चिंतन करने और उसे खोज करने की शक्ति ना तो सिर्फ बालक के परिपक्व स्तर पर है और ना ही उसके अनुभव पर निर्भर करती, बल्कि इन दोनों के अंतःक्रियाओं पर निर्भर करती है। पाँचवा नंबर कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि वर्गीकरण को मौका देना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ऐसी समस्या देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता होती है यही आपका नहीं करना चाहिए। कि देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका की बच्चों की ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, नहीं करनी चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आप देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपके 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बालक वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा बता देते हैं, परंतु यह शताब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए और वह आपके बता नहीं पाते हैं। इस अवस्था में लंबाई, भार आदि के बारे में वस्तुओं को लगाने की क्षमता विकसित हो जाती है।
मूर्त चिंतन करने लगते हैं और इस अवस्था में किसी अमूर्त चिंतन वाले प्रश्न बच्चों से नहीं करना चाहिए। छठवां देखिए क्या कह रहा है। 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप बातचीत करते हैं। लेव वॉस्की के अनुसार यह क्या है? तो देखिए यह है उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। लेव वॉस्की के अनुसार वह जो वाक्य है उनकी अपनी सोच के नियमित करने में मदद करता है। वॉस्की के अनुसार बच्चे भाषा का प्रयोग न केवल संप्रेषण के लिए करते हैं बल्कि आपके निर्देशित तरीके से कार्य करने के लिए व्यवहार हेतु योजना बनाते हैं, निर्देश देने और मूल्यांकन करने को भी करते हैं। स्वतः निर्देशन में भाषा का प्रयोग करके आपके आंतरिक स्व भाषा और निजी भाषा का विचार करते हैं। आगे देखिए 7 नंबर क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? ऑप्शन में है लेव वॉस्की, जीन पियाजे, B.F. स्किनर, लॉरेंस कोहलरबर्ग। तो देखिए 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेव वॉस्की। देखिए लेव वॉस्की ने जोर दिया कि जो व्यक्तिगत विकास की सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में आपके बिना नहीं समझा जा सकता है। देखिए जो आपके वॉस्की के सिद्धांत की बात करें तो अधिगम और विकास सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। इस असामाजिक अधिगम सिद्धांत का वॉस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। 8वां देखिए क्या कह रहा है। लॉरेंस कोहलरबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्तिगत यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है और क्या नहीं है? देखिए 8वां का हो जाएगा सी। लॉरेंस कोहलरबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के आधिकारिकता और सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि केवल समाज ही तय करता है कि क्या सही है क्या नहीं है। लॉरेंस कोहलरबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर को विस्तार प्रदान किया है। कोहलरबर्ग की बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताएं। प्रत्येक स्तर के 2-2 अवस्थाएं होती हैं। कोहलरबर्ग का मानना था कि नैतिक अवस्थाएं आपके क्रमबद्ध हैं, जैसे आपका पूर्व परंपरागत अवस्था, दंड एवं आपका आज्ञाकारित और उन्मूलनता, इस प्रकार आपके टोटल आपके हैं। आगे देखिए 9वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? तो देखिए 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपके समस्याओं का तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों को वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता की व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि को उल्लेख करती है। गार्डनर ने मंदबुद्धि के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। इनके अनुसार सामान्य बुद्धि आपके 9 तरह की क्षमताएं और बुद्धि सम्मिलित होती हैं। देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम प्रगतिशील कक्षा में अधिगम आपका होगा कि अंतःक्रिया या संवेग द्वारा होता है। और प्रगतिशील शिक्षा का अवधारणा अमेरिकी मानववैज्ञानिक जॉन डीवी ने दिया था। प्रगतिशील कक्षा में 2 तत्वों के विशेष भूमिका होती है, रुचि और प्रयास का। प्रगतिशील कक्षा का प्रगतिशील शिक्षा एक भाग है जो हर बच्चे को क्षमता पर विश्वास करती है। इसमें आपके प्रायोगिक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम पर जोर दिया जाता है, जिसमें छात्रों को उनकी वातावरण को अपनाने और सीखने की आपकी परस्पर क्रिया आपकी करती है। 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। गणित के शिक्षक को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। तर्क कह रहा है लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं है। तो कौन सा आपका कथन है जो आपका व्याख्या करता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए आर दोनों गलत हैं कि गणित के शिक्षक को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि तर्क कह रहा है लड़कियों को गणित की समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं है। उपर्युक्त आपके दोनों गलत हो जाएंगे। क्या कह रहा है 12 नंबर। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है?
तो देखिए भारत के संदर्भ ऑप्शन नंबर 1 आपका बहुभाषिता पर। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय नीति 2020 आपके बहुभाषिता बल पर बहुभाषिता पर बल देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5वीं वर्ग तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के माध्यम से आपके करनी चाहिए। इस वर्ग में 8 या उससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। 13 कह रहा मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने का तरीका खोजना। बालक जो कुछ भी सीखता है वह अधिगम करता है और उसकी जांच आवश्यक है, जिससे बालक की क्षमता, योग्यता और उन्नति का पता चल सके। बालक की शिक्षा में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आपका योगदान होता है। 14 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें और उपरोक्त प्रश्न आपके समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। 14 का डी करेक्ट हो जाएगा। 15 कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अधिगमकार्यताओं को आपके व्यक्तिगत भिन्नताओं के ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर और उन्हें संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 15 का भी करेक्ट हो जाएगा। 16 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है? एक समावेशी कक्षा में आपके समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हुए विकसित होते हैं। समावेशी शिक्षा के एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना और पूर्ण भागीदारी हेतु अपनी माहौल का निर्माण करना, जिससे उसमें आपका आत्मविश्वास का निर्माण हो सके। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई थी? तो देखिए ये आपके किसकी? तो निजी विद्यालयों में आरक्षण। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्राओं को निजी विद्यालय में भी आरक्षण का प्रावधान करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को आपके अधिनियमिता का भारत का संसद का अधिनियम है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का आपका प्रावधान करती है। इस अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकार द्वारा स्थापित संचालित स्कूलों में प्रवेश लेने और बालकों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराएगी। ऑप्शन नंबर 17 का भी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम गणितीय गणना करने की क्षमता का सीधे प्रभाव करती है? तो कौन सी है? तो आपके क्या है? तो डिस्कैलकुलिया। क्या? तो आपका देखिए डिस्कैलकुलिया। देखिए आपका डिस्कोग्राफिया क्या होता है? तो लेखन संबंधित आपकी अक्षमता होती है। क्या? तो डिस्कोग्राफिया जो होती है, क्या? तो डिस्कोग्राफिया दे रखा है। डिस्कोग्राफिया जो होती है और लेखन संबंधित आपकी अक्षमता होती है। और डिस्क्लेसिया क्या होती है? डिस्क्लेसिया ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। डिस्क्लेसिया क्या होती है? तो ये आपके पढ़ने संबंधित अक्षमता होती है। और डिस्प्रेक्सिया क्या होती है? डिस्प्रेक्सिया दे रखा है। तो डिस्प्रेक्सिया होती है लेखन और चित्रण संबंधित अक्षमता। और डिस्पेसिया क्या होती है? तो वाक संबंधित अक्षमता। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है? विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं और विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? तो आपके देखिए लचीला पाठ्यक्रम की। विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए आपके लचीला पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। एक स्कूल पाठ्यक्रम स्कूल में आयोजित अनुभवों की एक पूरी सेट होती है, जैसे कि आपके परिदृश्य और धारणाओं से तेज़ी से बदलती रहती है। पाठ्यक्रम को शिक्षक की प्रगति,
व्यक्तित्व के अनुसार खुद को आपके अध्ययनत करने के तहत लचीला होना चाहिए। देखिए 20 नंबर कह रहा है प्रगतिशाली प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका देखिए 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम कार्य सौंपना। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त जो रणनीति होगी उन्हें चुनौतीपूर्ण उच्च क्रम के कार्य आपके सौंपना। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा उसके अध्ययन और उसकी प्रतिभा पर आधारित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में इसकी आपकी विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली केंद्रित होनी चाहिए। 21 नंबर कह रहा है विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो किसकी? तो आपके निष्क्रिय नकल से। देखिए विद्यार्थियों में अधिगम का सुसाध्य करते समय शिक्षार्थी को निष्क्रिय नकल की रणनीति से बचना चाहिए। 22 नंबर कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका सहायक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विस्तारण। देखिए अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करते हुए प्रसंस्करण का आपके विस्तारण सहायक होता है। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई आपके विविधता को समझना चाहिए। 23 नंबर कह रहा एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए क्या जानना महत्वपूर्ण है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चारों। बच्चा पहले से क्या जानता है, सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएँ, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। यानी आपके एक नए विषय पढ़ाने हेतु जो शिक्षक है उसके बाद सभी अब विद्यार्थियों के बारे में इतना जान लेना चाहिए उसको। 24 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि सीखने के लिए संज्ञानात्मक उपन्यास के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है। तो देखिए किसे बढ़ावा दिया जाता है, तो पूछताछ आधारित शिक्षा पर। क्या कह रहा 25 नंबर एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उसकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो देखिए ये आपका कौशल होगा कौन सा, तो अधिसंज्ञानात्मक आपका कौशल। देखिए एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, तो वह विद्यार्थियों के बीच कौशल विकास और चरण अधिसंज्ञानात्मक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 26 कह रहा है अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करने के लिए क्या रणनीति कहलाती है। देखिए 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंडीकरण। देखिए एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उसकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है, वह विद्यार्थियों के बीच कौशल विकास का चरण और अधिगम संज्ञानात्मक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 27 नंबर कह रहा है नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग पर जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसका महत्वपूर्ण भाग है। तो देखिए ये आपका किसका है, तो समस्या समाधान का। देखिए अक्षरों के एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करने के लिए रणनीति खंडीकरण करता है। खंडीकरण विधि से बड़े बड़े आपके डाटा को छोटे खंडों में तोड़कर आसानी से किया जा सकता है। अट्ठाईस नंबर देखिए क्या कह रहा है, अभी आपका क्या दे रखा है, तो अभिकथन दे रखा है। कथन कह रहा है कि शिक्षक को किसी संप्रत्यय से संबंधित संभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों वैकल्पिक अवधारणाओं को उपेक्षा करनी चाहिए। फिर पढ़ते ध्यान से देखिएगा कि शिक्षिका को किसी
संप्रत्य से संभावित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की आपकी उपेक्षा करनी चाहिए। तर्क कह रहा है कारण कि भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या? तो ए और आर दोनों गलत हैं। देखिए शिक्षिका को किसी संप्रत्य से संदर्भित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करना, ये आपके आर जो है आपका अत्यंत गलत है। और जो आपका है कि तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया देता है, और दोनों आपके अभिकथन है वह ए आर दोनों गलत हैं। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है, संवेगों से संबंधित समकालीन मानव वैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह से दर्शाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। विद्यार्थी सीखने देखिए संवेगों से संबंधित समकालीन मानव वैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक भावनात्मक प्रक्रिया के संबंध को दोनों तरफ से गुथे हुए की तरह दिखाई देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिए क्या कह रहा है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश डैश होता है। तो कैसा होता है? तो आपकी उनकी वास्तविकता दुनिया से जुड़ा होता है। देखिए विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब उनका कार्य वास्तविक दुनिया से जुड़ा होता है। ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन। तो कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दें, और ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपकी जुलाई आने वाली है, और बार बार एग्ज़ाम देने से अच्छा एक बार में ही आप क्वालिफाई कर दें। तो चलिए इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त करते हैं, और डेली आपका मॉक टेस्ट होगा। आप सभी का दिन शुभ हो।